हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ओआर स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं द हिंदू ट्यूटोरियल हिंदी में। उसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होता है हमारे एग्जाम की दृष्टि से, आईएएस एग्जाम की दृष्टि से, उसके बारे में हम इसमें कवर करते हैं। ये वीडियो रोज सुबह 10 बजे तक अपलोड कर दी जाती है अगर कोई एक्सट्रीम कंडीशन नहीं बनती है तो। और देखिए, इस वीडियो में सिर्फ करंट अफेयर नहीं कवर किया जाता है, इस वीडियो में करंट प्लस स्टैटिक दोनों कवर किया जाता है ताकि अगर कोई भी क्वेश्चन आता है हमारे एग्जाम में तो छूटने ना पाए। यानी एक तरीके से आप कह सकते हैं कि पूरी तरीके से यहाँ पे तैयारी कराई जाती है, संपूर्ण तैयारी कराई जाती है। उसके अलावा यहाँ पे इस वीडियो के लास्ट में कुछ वन लाइनर टाइप के या फैक्चुअल करंट अफेयर जिसको आप कह सकते हैं वो रहते हैं, जो डायरेक्टली आपसे इससे ही वनडे एग्जाम या स्टेट बेस से हो तो वहाँ पे डायरेक्टली आपसे ये पूछ लिए जाते हैं। इस लेक्चर की, इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, उसका नाम है ओआर स्टडी पॉइंट। उसके अलावा इस टेलीग्राम ग्रुप की आपको लिंक भी जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा दी जाती है। आइए देखते हैं बिना किसी देरी के आज का पहला इंपॉर्टेंट आर्टिकल। ये किसके बारे में, तो यहाँ पे ग्राम उद्योग विकास योजना के बारे में। अब ये चर्चा में क्यों आ गया, तो अभी जो दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर है, कौन है ये, तो विनय कुमार सक्सेना साहब। इन्होंने क्या किया, अभी इन्होंने अभी 130 ये जो मधुमक्खी पालन के लिए बॉक्स बने होते हैं लकड़ी के, आप देखोगे कई बार ट्रेवल करते हुए या आप कहीं जाते हैं बाइक से तो आप देखोगे कि जहाँ पे खाली जमीन होती है बहुत सारे लोग मधुमक्खी का पालन करते हैं। ऐसे बॉक्स रहता है लकड़ी का और उसमें कई सारे बॉक्स ऐसे रखे रहते हैं पास पास। ऊपर से पॉलिथीन रहती है ब्लैक कलर के, किसी भी तरीके की कुछ कवर रहता है, उसमें क्या रहता है, उसमें मधुमक्खी पालन होता है वो। तो वही बॉक्स और टूल किट अभी इन्होंने बांटी है। कौन, विनय कुमार सक्सेना साहब। ये कौन है विनय कुमार सक्सेना साहब? ये दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर है। अक्सर ये भी न्यूज में बने रहते हैं, क्यों? क्योंकि आप सभी को पता है दिल्ली और केंद्र सरकार के बीच हमेशा तनाव बना ही रहता है। अक्सर आए दिन आप देखें कोई ना कोई इशू आता ही रहता है, तो ये भी चर्चा में बने रहते हैं। अभी इन्होंने यही किया है कि 130 बॉक्स या टूल किट बांटे हैं, तो अब ये न्यूज चर्चा में आ गई है। ये जो योजना वो चर्चा में आ गई, तो हम उसके बारे में देख लेते हैं पूरा अच्छे तरीके से। ग्राम उद्योग विकास योजना के बारे में देखते हैं क्या आएगी। तो ये खादी ग्राम उद्योग विकास योजना के 2 घटकों में से एक है। यानी खादी ग्राम उद्योग योजना क्या है, इसके 2 घटक हैं, इसी में से एक ये घटक है। यानी इसमें से एक चीज कौन सी है, ये ग्राम उद्योग विकास योजना। इसका उद्देश्य क्या है, तो सामान्य सुविधाओं, तकनीकी आधुनिकीकरण, प्रशिक्षण आदि के माध्यम से ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देना और विकसित। उद्देश्य नाम से देख सकते हैं, इसका नाम क्या है, ग्राम उद्योग विकास योजना। यानी ग्रामों में, ग्रामीण क्षेत्रों में जो भी उद्योग लगाया जाता है उसको विकसित करना है, यही इसका उद्देश्य है। इसमें विभिन्न ग्राम उद्योगों के अंतर्गत की जाने वाली गतिविधियां शामिल हैं। ग्रामीण आबादी विशेषकर महिलाओं, युवाओं और हाशिए पर रहने वाले समूहों को कौशल विकास, वित्तीय सहायता और बाजार संपर्क प्रदान करके रोजगार के अवसर प्रदान करना, ये इसका प्रमुख लक्ष्य है, इसका प्रमुख उद्देश्य है। क्या, तो यहाँ पे महिला हो गई, उसके अलावा यूथ हो गए, उसके अलावा कौन हो गया, हाशिए पर रहने वाले लोग। हाशिए पर रहने वाले लोग से क्या मतलब है कि जो ग्राम में या जो हमारे समाज में अंत्योदय होते हैं, जो सबसे निचले तबके में आते हैं, उनकी बात की जा रही है यहाँ पे। नेक्स्ट पार्ट है गरीबी को कम करना और ग्रामीण कारीगरों और उद्यमियों की उत्पादकता, गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाकर उनकी आय के स्तर को बढ़ाना, ये भी उसका उद्देश्य है। यहाँ पे उत्पादकता बढ़ जाए, गुणवत्ता बढ़े, यानी कि क्वालिटी को भी मैटर करना, यानी कि सिर्फ क्वांटिटी में उत्पादन किए जा रहे हैं। 1000 पीस बना लिया और पता चल रहा है क्वालिटी उसकी है ही नहीं। आपने खुद ये चीज फील की होगी कि आप कोई सामान 100 रुपए का लेकर के आते हैं और वही सामान 1000 का लेकर के आते हैं, तो उसकी क्वालिटी में जमीन आसमान का फर्क होता है। तो ये चीज आप पे कही जा रही है कि सिर्फ ये नहीं कि आप उत्पादन बढ़ाते जाएं और वहां पे क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज कर लें। आपको क्वालिटी भी ध्यान में रखना है, यानी उसकी गुणवत्ता को भी ध्यान में रखते हुए लेकर के चलना, और वहाँ पे कंपटीशन एक दूसरे के बीच स्वस्थ हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। उससे क्या होता है, जब हेल्दी कंपटीशन होता है तो एक दूसरे लोग जो होते हैं, दोनों एक कंपटीटर जो होते हैं वो विकसित होते हैं, वो अच्छे से लेकर के चलते हैं अपनी चीजों को। ग्रामीण क्षेत्रों के पारंपरिक कौशल, शिल्प और संस्कृति को उनके नवाचार, विविधीकरण और ब्रांडिंग का समर्थन करके संरक्षित और बढ़ावा देना। अब यहाँ पे क्या कहा है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में पारंपरिक कौशल, जैसे किसी को अचार बनाने आता है, किसी को शॉल बनाने आती है, किसी को दुपट्टा बनाने आता है, किसी को कढ़ाई करने आती है, तब इन सारी चीजों को क्या करना है, इनको संरक्षित करना और इनको अच्छे लेवल पर डेवलप करना है, इनको नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जाना है। और इसमें देखना है कि क्या इनोवेशन किया जा सकता है, ये जो हाथ से हो रहा है क्या उसको मशीन से किया जा सकता है, या अगर हाथ से करें तो इसमें क्या नया ऐड किया जा सकता है, ये सारी चीजें इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट पार्ट है कृषि प्रसंस्करण। ये का फूड प्रोसेसिंग, यानी जैसे होता नहीं है कि टोमेटो है, इस समय तो टोमेटो भाई इसकी क्या ही बोलना, मतलब टमाटर इस समय 200 रुपए किलो हो गया, सोच के देखिए फिर इसका क्या ही भाव मिलेगा। तो यहाँ पे जो जैसे मान लिया टमाटर हो गया, अब उससे टमाटर सूप आपने बना लिया, टोमेटो सूप बना लिया, केचप बना लिया, इस तरीके की जो चीजें की जाती है उसको फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के अंतर्गत देखा जाता है। यानी कोई भी खाने पीने की चीज है उसको ऐसे बना लेना, उसको परिवर्तित कर देना कि वो लंबे समय तक चल सके और फिर महंगा भी बिके। आप देखिए भाई टमाटर आज पहली बार 200 रुपए किलो पहुंच रहा है, या मतलब पहले भी पहुंचा, लेकिन आपके होश में काफी टाइम बाद ये हुआ होगा। पर यहाँ पे आप ये देखिए जो केचप होते हैं या यहाँ पे जो टोमेटो सॉस होता है, ये लोग क्या होता है कि मतलब ये लोग नहीं, मतलब ये चीजें अपने आप ही महंगी होती हैं।
यानी इनको जो है प्ररक्षित किया जाता है, इनको बनाया था, तो ये चीज अपने आप ही महंगी हो जाती है। जबकि वही टमाटर 20 रुपए किलो मिलता है, वही टमाटर से बनी हुई चीज 200 रुपए आधा किलो मिलती है। इस तरह की चीजें होती है। तो आप यही बताया कि कृषि प्रसंस्करण हो गया, उसके अलावा खादी हो गया, उसके अलावा मिट्टी के बर्तन हो गए, कायर हो गया, शहद हो गया, बांस हो गया, इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए, इन सारी चीजों को बढ़ावा देते हुए आत्मनिर्भर भारत का जो लक्ष्य रखा गया हमारे द्वारा, आत्मनिर्भर भारत अभियान जो चल रहा है उसमें योगदान देना, उसको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना। योजना के घटक क्या क्या है? तो अनुसंधान एवं विकास और उत्पाद नवाचार। अनुसंधान एवं विकास सहायता उन संस्थानों को दी जाएगी जो उत्पादन विकास, नए नवाचार, डिजाइन विकास, उत्पाद विविधीकरण, प्रक्रियाओं आदि को आगे बढ़ाने का इरादा रखते हैं। यानी यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जो अनुसंधान एवं विकास सहायता होगी, यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए जो वित्तीय सहायता दी जाएगी या जो इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराया जाएगा, तो किसको दिया जाएगा? वो इन्हीं को दिया जाएगा जो यहाँ पे प्रोडक्ट को और अच्छे लेवल पर लेकर चलते हो, प्रोडक्ट को विकसित करने का ध्यान रखता हो, इनोवेशन करने की चाहत रखते हो, उसमें यहाँ पे उसके डिजाइन पे ध्यान देते हो। ये सारी चीजें जो करेगा उन्हीं को ये सहायता प्रोवाइड कराई जाएगी, उन्हीं को ये सहायता दी जाएगी। क्षमता निर्माण, मानव संसाधन विकास और कौशल प्रशिक्षण घटकों के तहत मौजूदा एमडीटीसी और उत्कृष्ट संस्थानों के माध्यम से कर्मचारियों के साथ साथ कारीगरी की विशिष्ट क्षमता निर्माण को पर्याप्त रूप से संबोधित किया जाएगा। यानी यहाँ पे क्या किया जाएगा? योजना के घटक क्या क्या? तो पहले हो गया रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो गया, दूसरा क्या? क्षमता निर्माण हो गया, यानी कैपेसिटी बिल्डिंग हो गया, तीसरा क्या? विपणन एवं प्रचार। अब मान लीजिए कोई प्रोडक्ट आपने बना लिया, उसमें इनोवेशन किया, आपने प्रोडक्ट बना लिया, लेकिन अब उसको बेचना भी तो, उसको मार्केट में भी तो लाना है, उसका एड भी तो करना। आप सभी को पता है आज के समय में एड इंडस्ट्री इतनी बड़ी हो गई है, मतलब एड का मार्केट इतना बड़ा हो गया। आप सोच के देखिए कि बड़े बड़े सुपरस्टार किसका प्रचार करते हैं? तो कमला पसंद का, केसर का, रजनीगंधा का, इन सारी चीजों का प्रचार कर रहे हैं बड़े बड़े स्टार। तो आप सोच के देखिए कि एड इंडस्ट्री कितनी बड़ी हो गई है। वही आप पता है, विपणन एवं प्रचार को भी ध्यान में रखना है। वीआई संस्थानों की उत्पाद सूची, उद्योग निर्देशिका, बाजार अनुसंधान, नई विपणन तकनीक, क्रेता विक्रेता बैठक, प्रदर्शनियों की व्यवस्था आदि की तैयारी के माध्यम से बाजार सहायता प्रदान की जाएगी। अब यहाँ पे हम जान लेते हैं खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग द्वारा जो ये कार्यक्रम लेकर के चल रहा है, जो ये योजना को लेकर के चल रहा है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1956 के खादी और ग्राम उद्योग अधिनियम के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी स्थापना जो है वो एक कानून पास करके बनाई गई है। ये एक स्टैचुरी बॉडी है। स्टैचुरी बॉडी क्या होती है? स्टैचुरी बॉडी या सांविधिक या वैधानिक निकाय क्या होता है? वो होता ये है कि जब कोई भी लॉ पास करके बनाया तब उसको वैधानिक या स्टैचुरी या संवैधानिक, संवैधानिक नहीं संविधिक उसको कहा जाता है। और जब संवैधानिक क्या होता है? तो जिसका जिक्र या जिसके बारे में संविधान के किसी अनुच्छेद में लिखा उसको संवैधानिक संस्थान कहते हैं। जैसे आर्टिकल 280 के तहत क्या है? वित्त आयोग, उसके अलावा निर्वाचन आयोग, ये सारी चीजें जो है यहाँ पे ये संवैधानिक निकाय है। और ये क्या है? ये सांविधिक निकाय है। ये भी आईसी पर जहां भी आवश्यक हो ग्रामीण विकास मिलेगी अन्य एजेंसियों के साथ समन्वय में ग्रामीण क्षेत्रों में खादी और अन्य ग्राम उद्योगों के विकास के लिए कार्यकारी योजना की तैयार करना, कार्यक्रमों को तैयार करना, उसका प्रचार करना, उसका संगठन को देखना, उसके कार्यान्वयन की जिम्मेदारी है इसकी। ये जो खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग है, इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है कि इसका काम क्या है। वो खादी का क्षेत्र हो गया और ग्रामीण क्षेत्रों में जो उद्योग होते हैं इनके बारे में इसको बनाया गया ताकि ये ध्यान दे इसके ऊपर, इसको विकसित करे, इसको अच्छे से लेकर के चले। ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये आता है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आर्टिकल है FAO की एक रिपोर्ट के बारे में। यहाँ पे FAO क्या बता रहा है? FAO ये बता रहा है। अब FAO क्या है? फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यानी इसका मतलब क्या होगा? खाद्य एवं कृषि संगठन। ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि अगर जो खाद्य और कृषि का क्षेत्र है, अगर उसमें हम लैंगिक समानता ले आए, लैंगिक असमानता को कम करते जाएं, तो वैश्विक अर्थव्यवस्था में कितनी वृद्धि हो सकती है? लगभग 1 ट्रिलियन के करीब वैश्विक अर्थव्यवस्था बढ़ सकती है। लगभग 1 ट्रिलियन यहाँ पे वृद्धि हो सकती है। किसके बारे में बात की जा रही है? कि जो खाद्य एवं कृषि का क्षेत्र है उसमें कहाँ पे क्या किया जाए? उसमें पुरुष और महिला के बीच समानता स्थापित करने की बात की जा रही है। तो हम देखते हैं इसके बारे में, इसका महत्वपूर्ण बिंदु क्या है। तो लगभग 4 अरब लोग, कितने? 4 अरब लोग। आप सोच के देखिए कितनी बड़ी संख्या है। लगभग 4 अरब लोग अपनी आजीविका के लिए कृषि खाद्य प्रणालियों पर निर्भर हैं, जिनमें से आधी कौन है? तो जिनमें से आधी महिलाएं हैं। यानी 4 अरब में से आधी यानी कि 2 अरब लोग कौन है? तो ये महिलाएं हैं जो इस पर निर्भर है, कृषि पर निर्भर है। उन्हें अक्सर रोका जाता है इन सारी चीजों से करने के लिए। असमानता और भेदभाव उनको देखने को पड़ता है। कठोर लैंगिक मानदंड और भूमिकाएं, असमान शक्ति गतिशीलता और भेदभावपूर्ण सामाजिक संरचना, ये सारे मुद्दे निकल कर आते हैं उनके सामने। आप एक चीज नोटिस करते होंगे कि जब भी कहीं भी, चाहे वो कोई सा भी क्षेत्र, अगर महिला वहां पे जाती है तो क्या समस्या निकल कर आती है? महिलाओं को सामने बहुत सारी समस्या होती है। वहां पे उनको समय से घर आना है, खाना बनाना है, बच्चे को देखना, मतलब सारी जिम्मेदारी महिलाएं की होती है।
वो जॉब के लिए भी जाते हैं तो बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, उनको पूरा घर संभालना है, बच्चे को संभालना है, उसकी स्कूल टिफिन सब देखना, उसके बाद वो जॉब करे। अगर इतना कर पा रहे तो, अगर नहीं कर पाए तो अपनी जॉब छोड़ दे। मतलब अगर जरूरत पड़ती है तो पुरुष अपनी जॉब नहीं छोड़ेगा, कौन जॉब छोड़ेगी? तो महिला ही छोड़ेगी। यहाँ पे आप कृषि क्षेत्र में देखेंगे तो यहाँ पे भी वही हाल है। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा यहाँ पे सुधार हुआ है। हाँ, यहाँ पे एक चीज ये है कि जो जैसे निचले तबके के लोग होते हैं, निचले तबके से मतलब ये कि जो आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं, वहां पे क्या हो जाता है, वहां की महिलाएं सामान्यतः आपको कृषि क्षेत्र में काम करते हुए दिख जाएंगे। लेकिन जो थोड़ा बहुत भी सुधार है, जो थोड़ा बहुत भी आर्थिक रूप से मजबूत है, थोड़ा बहुत भी आप कह सकते हैं मिडिल क्लास कैटेगरी में, तो वो सोचता है कि हमारे घर की महिलाएं कृषि में काम नहीं करेंगे, या वो महिलाएं भी सोचती है कि हम कृषि में जाके काम नहीं करना। देखिए, काम तो कोई भी नहीं करना चाहता है कृषि क्षेत्र में, लेकिन अगर कोई भी काम नहीं करेगा तो आप सोच के देखिए फिर आप खाएंगे कैसे, हम रहेंगे कैसे, जिएंगे कैसे? मतलब पूरे जीवन ही खाने के ऊपर टिका हुआ। आदमी खाने और पहनने के लिए तो इतना सारा पैसा कमाता है, इतने सारे मशक्कत कर रहा है। तो यहाँ पे अगर यही नहीं हो पा रहा है, अगर कृषि नहीं होगी तो फिर कैसे चलेगा? और फिर महिलाओं के सामने तो हर एक तरीके की समस्याएं, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, चाहे वो सेवा का क्षेत्र हो, चाहे वो आईटी का क्षेत्र हो, चाहे वो कोई भी हो। ऑफिस में तो बॉस की निगाह, अगर और कहीं तो और सारे लोग की निगाह, मतलब उनके ऊपर भद्दे भद्दे कमेंट, इस तरीके की बहुत सारी समस्याएं इनके सामने निकल करके सामने आती है। सीमांत और एकीकृत एजेंसी की कमी है, कम मजदूरी के साथ खराब परिस्थितियों में काम करना और देखभाल और अवैतनिक कार्य का अधिक बोझ उठाना, यानी ये सारी समस्याएं महिलाओं के सामने निकल करके आती हैं कृषि क्षेत्र में। ये बाधाएं अतिरिक्त चुनौतियों से जुड़ी हैं। कौन? अब यहाँ पे अतिरिक्त चुनौती कौन कौन सी? यानी ये तो है ही, ये सारी समस्याएं तो महिलाओं के सामने है, ये सारी समस्याएं कृषि क्षेत्र में है ही। अब इसके अलावा कौन कौन सी समस्याएं निकल कर आते हैं? यानी सिर्फ यही समस्याएं नहीं है, ये अकेले नहीं है जो महिलाओं को और पीछे खींच रहे हैं, उसके अलावा भी और समस्याएं, जैसे जलवायु हो गया, आर्थिक और मूल्य आघात हो गया, उसके अलावा संघर्ष हो गया, और लिंग आधारित हिंसा के बढ़ते जोखिम हो गए। अब आप यहाँ पे देखिए, जो जलवायु है आप सभी देख रहे हो कि बदल रही है। यहाँ पे बारिश नहीं, इसकी वजह से टमाटर महंगा हो गया। जलवायु परिवर्तन हो रहा है, क्यों? क्योंकि कार्बन उत्सर्जन अधिक हो रहा है, इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या हो रहा है? जलवायु परिवर्तन हो रहा है। अब यहाँ पे जब जलवायु परिवर्तित होगा तो आप सोच के देखिए, जहाँ पहले चावल होता था अब वहां पे उतनी बारिश ही ना हो। यानी एक मोटा मोटा एग्जाम्पल है, मान लीजिए आपको 10 लीटर चाहिए था पहले, या 1000 लीटर कर लीजिए इसको, 10 लीटर तो बहुत कम हो जाएगा। मान लीजिए 1000 लीटर आपको चाहिए था पहले अपनी कृषि करने के लिए। अब यहाँ पे आपके यहाँ बारिश ही नहीं हो रही है, कितना आप पानी चलाएंगे, कितनी बार चलाएंगे? तो यहाँ पे दिक्कत हो। और फिर सबके यहाँ पे सिंचाई करने की सुविधा हो, ये भी जरूरी नहीं है। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे लाइट ही नहीं आती, कभी रात में आती है 1 घंटे के लिए, कभी कभी पूरा दिन ही गायब रहती। तो कैसे समस्याओं को आप लेकर के चलेंगे? तो यहाँ पे जलवायु परिवर्तन बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। उसके अलावा आर्थिक और मूल्य आघात, जो हमारे जलवायु की वजह से फसल नहीं हो पाई, या फसल खराब हो गया, अधिक बारिश होने की वजह से क्या हुआ कि फसल बर्बाद हो गई या सूखा पड़ गया। तो आप सोच के देखिए फिर जो ये लोग डिपेंड है कृषि पर, उनकी क्या हालत होगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भले ही महिलाओं ने कुछ संसाधनों, जैसे कि किसकी बात की जा रही है, डिजिटल तकनीक, उसके अलावा वित्तीय सेवाओं तक अधिक पहुंच प्राप्त की है, फिर भी विशेष रूप से ग्रामीण महिलाओं के लिए अंतर या तो अपरिवर्तित है या बढ़ रहा है। अब यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है, या तो अपरिवर्तित है या तो बढ़ रहा है। इस तरीके की जब भी कोई रिपोर्ट आती है तो उसको आप अपने मीन्स आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं। अब अगर आपसे कभी पूछे महिला प्रतिनिधित्व के बारे में या कृषि क्षेत्र के बारे में, तो आप यहाँ पे FAO का हवाला देते हो, यानी FAO की रिपोर्ट में ऐसा कहा गया था, ये कहेंगे आप, तो आपका नंबर अपने आप बढ़ जाएगा। इंटरव्यूअर के ऊपर भी अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा। अगर आप अपने आंसर राइटिंग में यूज करते हैं इसका, तो वहाँ पे भी आपके ऊपर अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा, एग्जामिनर के ऊपर अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा और आपका नंबर बढ़ने की संभावना हो जाएगी। यहाँ पे क्या होता जा रहा है, जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं वहाँ पे जो महिलाएं हैं और पुरुष, उनके बीच अंतर कम नहीं हो रहा है, या तो वो अपरिवर्तित है, यानी कि वह तो जब पहले जैसा था वैसे ही बना हुआ है, फिर बढ़ रहा है, यानी कि कम नहीं हो रहा है, बढ़ भले से रहा हो। कोविड-19 के प्रकोप के बाद से महिलाओं और पुरुषों की खाद्य सुरक्षा के बीच का अंतर बढ़कर 4.3% हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि महामारी जो आई थी कोविड-19, उसने क्या किया, ये अंतर को उसने बढ़ा दिया। कितना? तो 4.3% अंतर बढ़ा है। और चीज आप सबने फील की होगी, जो भी आप सब में से अगर कोई लेडीज भी सुन रही है तो आप सोच के देखिए कि आपके घर पे क्या कंडीशन बनी। मान लीजिए एक वर्किंग वुमेन थी, ये कोविड-19 के पहले जॉब करती थी, अब कोविड-19 आई, यहाँ पे एक तो पुरुष को छटनी करनी है, एक महिला को छटनी करनी है। तो सामान्यतः कंपनी वाले किसकी छटनी करते हैं? वो करते हैं महिलाओं की। तो यहाँ से पहले महिलाओं के ऊपर बर्डन डालेगा। अब महिला क्या होती है, पुरुष भी घर में आ गया, महिला भी घर में आ गई। अब यहाँ पे जितनी फ्रस्ट्रेशन होगी, यानी पूरी फैमिली एक होगी, जो भी बाहर थे, कोई मुंबई था, कोई विदेश था, कोई कहीं था, सारे लोग क्या वो घर पे इकट्ठा हो गए। अब यहाँ पे पहला देखिए जितना सारा काम है, यहाँ पे पहले 2 लोग का काम करना था उसको, अब यहाँ पे 20 लोग का काम करना है, ये फ्रस्ट्रेशन। उसके अलावा हस्बैंड की जॉब नहीं, उसका फ्रस्ट्रेशन झेलना, उसके अलावा बच्चे घर पे उनको झेलना, उसके अलावा 20 लोग और इकट्ठा हुए उनको भी देखना, और किसी सबकी अलग अलग पसंद है, किसी को ये चाहिए, किसी को चाहिए, अगर कोई थोड़ी सी भी कमी थी तो उसको सुना देता है। तो सारा बर्डन कहाँ पे जा रहा है? महिलाओं पे जा रहा है। वही यहाँ पे बताया जा रहा है कि अंतर 4.3% तक बढ़ गया है। अब यहाँ पे भारत विशिष्ट निष्कर्ष क्या है, यानी भारत के बारे में विशेष संदर्भ में क्या कहा गया वो उसके बारे में हम यहाँ पे जान लेते हैं। श्रम बल में महिला भागीदारी कम है, ये तो शुरू से बना हुआ है, आप सभी देखेंगे, चाहे श्रम बल हो गया, चाहे राजनीतिक पक्ष हो गया, चाहे शैक्षिक पक्ष हो गया, आप कहीं भी देखेंगे वहां पर महिला भागीदारी कम ही है। क्या बताया जा रहा है इसमें? तो 5 में से 1 महिला काम कर रही है या नौकरी की तलाश कर रही है।
लेकिन सबसे गरीब महिलाओं में श्रम बल की भागीदारी अपेक्षाकृत अधिक है जो कृषि पर निर्भर है। अब यहाँ पे क्या होता है, जो सामान्य महिलाएं हैं, अगर सामान्यतः आप भारत में देखेंगे तो क्या है, यहाँ पे महिला भागीदारी कम है श्रम बल में। कितना हो रहा है, तो 5 में से 1 महिला या तो जॉब के लिए ट्राई कर रही है या फिर वो जॉब कर रही है। लेकिन जो ग्रामीण में जो कहीं पे भी गरीब तबका है, जो आर्थिक रूप से उतना मजबूत नहीं, वहां पे क्या है, वहां पे स्थिति थोड़ा ठीक है। वहां पे महिलाएं क्या कर रही है, जॉब कर रही हैं, खास करके कहाँ पे, तो कृषि क्षेत्र में खास करके ये लोग महिलाएं कार्य करती हैं अपना। 2005 और 2019 के बीच कृषि खाद्य प्रणाली श्रमिकों की महिला हिस्सेदारी में 1% की कमी आई है। यानी 2005 से 2019 के बीच में कितना कमी है, तो 1% की कमी आई है। 1999 और 2011 के बीच मशीनीकृत जुताई में 10% की वृद्धि के कारण महिलाओं के कृषि श्रम में 5% की कमी आई है। अब यहाँ पे आप सोच के देखिए, जब यहाँ पे कृषि पहले क्या होता था कि बांध बनाना हो गया, बांध बनाने से मतलब जब सिंचाई करते तो वहाँ पे बनाते हैं मेड़, उसको कहते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, महिलाएं भी हेल्प करा देती थी। उसके अलावा जो जुताई हो गई, निराई हो गई, कटाई हो गई, इन सब में महिलाएं हेल्प करा देती थी। हेल्प क्या कराते थे, खास करके ये लोग विशेष रूप से करते थे हेल्प, तो हम जैसे लोग कराते थे, मतलब पुरुष वहां पे हेल्प कराते थे। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जब से जुताई में मशीनीकरण हुआ है, यानी 1999 से लेकर के 2011 तक 10% मशीनीकरण बढ़ गया है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, अब जब मशीनीकरण बढ़ेगा तो महिला काम जो है वो कुछ और हद तक करेगा और अच्छा काम करेगा, तो वहां पे क्या हो रहा है, महिलाओं की भागीदारी कम हो गई। कितना, 5% कम हो गई है। अब यहाँ पे सुझाव क्या दिए गए रिपोर्ट में, महिलाओं को पशुधन, पानी, बीज, भूमि, प्रौद्योगिकी और वित्त तक अधिक पहुंच और नियंत्रण की आवश्यकता है। पुरुष और लड़कों के साथ जुड़कर भेदभाव को खत्म करना होगा। यानी यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, जो लैंगिक अंतराल है, जो भेदभाव, उसको खत्म करें। उसके अलावा क्या किया जाए, तो पशुधन हो गया, पानी हो गया, बीज हो गया, भूमि हो गई, प्रौद्योगिकी हो गई, टेक्नोलॉजी, वित्त हो गया, इन सब तक किसकी पहुंच अधिक की जाए, तो महिलाओं की पहुंच अधिक की जाए, ताकि वो भी अपने आप को अच्छे से लेकर के चल सकें, वो भी अपना विकास कर सकें और आर्थिक सहायता में योगदान दे सकें। ये सारे मुद्दे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे कुछ स्पेसिफाइड डेटा दिए गए हैं, आप इसको चाहें तो देख सकते हैं। इसको पढ़ने जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो यहाँ पे आप मैं ये प्रोवाइड करा दूंगा, आप यहाँ पे देख लीजिएगा। अब हम यहाँ पे जान लेते हैं FAO के बारे में, खाद्य एवं कृषि संगठन के बारे में। ये क्या है, तो इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई 16 अक्टूबर 1945 को। कहाँ पे हुई थी, तो क्यूबिक सिटी में हुई थी। क्यूबिक कहाँ है, तो ये कनाडा में, इसकी स्थापना हुई थी। इनका मोटो क्या है, लेट देयर बी अ ब्रेड। इसका मुख्यालय कहाँ पे, तो रोम, इटली में इसका मुख्यालय है। इसके प्रमुख या महानिदेशक कौन है, ये आप लोग बताएंगे। ये अभी मैंने हाल ही में इसको डिस्कस किया था वन लाइनर के तहत, तो इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि इसके हेड कौन है FAO के। 1945 में FAO की स्थापना की वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए हर साल, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है, 16 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, तो विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड फूड डे कब मनाया जाता है, 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्यों, क्योंकि इसी दिन स्थापना हुई थी FAO की, तो इसको आप याद रखेंगे। अब हम यहाँ पे जान लेते हैं FAO के प्रमुख प्रकाशन कौन से, यानी FAO कौन कौन सी रिपोर्ट या इंडेक्स प्रस्तुत करता है, उसके बारे में यहाँ पे जान लेते हैं। इसमें पहला है विश्व मत्स्य पालन और जलीय कृषि स्टेट। उसके अलावा विश्व के वनों का स्टेट, स्टेट से मतलब क्या है, स्थिति, यहाँ पे इसको आप ध्यान में रखेंगे। विश्व में खाद्य सुरक्षा और पोषण स्टेट, उसके अलावा खाद्य और कृषि स्टेट, उसके अलावा स्टेट ऑफ एग्रीकल्चरल कम्युनिटी मार्केट्स, उसके अलावा विश्व खाद्य मूल्य सूचकांक। ये कौन प्रस्तुत करता है, तो प्रस्तुत करता है FAO। अब FAO द्वारा कौन कौन सी पहले चालू की गई, कौन कौन सी पहल शुरू की गई, उसके बारे में हम देख लेते हैं। इसमें पहला विश्व स्तर पर महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली, दुनिया भर में रेगिस्तानी टिड्डियों की स्थिति पर नजर रखता है। कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन या CAC, संयुक्त FAO WHO खाद्य मानक कार्यक्रम के कार्यान्वयन के संबंध में सभी मामलों के लिए जिम्मेदार निकाय है। ये खाद्य और कृषि के लिए पादप अनुवांशिक संसाधनों पर अंतर्राष्ट्रीय संधि कभी कभी जल्दी बोलने के चक्कर में कुछ भी निकल जाता है। तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा, ये सारे इसकी पहल है। उसके अलावा यहाँ पे ये सारे इसके प्रमुख रिपोर्ट एंड इंडेक्सेस है जो ये प्रस्तुत करता है। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल किसके बारे में, तो ये गंगा के बारे में। गंगा को स्वच्छ करने की बात की जा रही है, इसके लिए राष्ट्रीय मिशन भी लाया गया था। इसी के ऊपर इतने सारे काम किए जा रहे, उसके बाद भी गंगा नदी साफ नहीं हो रही। क्यों, क्योंकि सरकार चाहे जितने मिशन ले, सरकार कुछ भी कर ले, लेकिन जिम्मेदार कौन है, जिम्मेदार है हम और आप जैसे लोग। अगर हम लोग इसको ध्यान में नहीं रखेंगे, हम लोग इसको ठीक तरीके से लेकर के नहीं चलेंगे, तो फिर ये सरकार कभी भी इसको स्वच्छ नहीं रख पाएगी। क्यों, क्योंकि अब आप देखेंगे गंगा किनारे जो भी शहर बसे हुए हैं, वहां पे आप लोग गंदगी फैलाते रहिए, गंदगी फैलाते, सरकार कितना साफ कर देगी, सरकार क्या कर लेगी अकेले। यहाँ पे हमारा सहयोग भी इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी जो भी जिनका भी घर गंगा के किनारे के आसपास है, वो लोग इस बात को ध्यान दें कि कचरा वहां पे ना फेंकें, उसका ध्यान रखें। गंगा को स्वच्छ रखने में आप भी अपने योगदान दें सरकार के साथ साथ। आइए देखते हैं इसके बारे में क्या है पूरा मामला। शहरी मामलों के राष्ट्रीय संस्थान के बारे में क्या है। शहरी विकास और प्रबंधन ने अनुसंधान, प्रशिक्षण और सूचना प्रसार के लिए इसकी स्थापना की थी।
ये कहाँ पे, तो नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना कभी 1976 में हुई है। कौन सा अधिनियम के तहत, सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत एक स्वायत्त निकाय के रूप में की गई थी। संस्थान आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा समर्थित है, यानी किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करते हैं, तो आप सभी को पता है शहरी मामलों से जुड़ा हुआ है, तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर या आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत ये काम करता है। रिवर सिटीज अलायंस क्या है, तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। शहरी नदियों के सतत प्रबंधन के लिए, चर्चा और जानकारी का आदान प्रदान करने के लिए पूरे भारत में नदी शहरों के लिए एक समर्पित मंच के रूप में 2021 में लॉन्च किया गया। कब लॉन्च किया गया, तो 2021 में लॉन्च किया गया, बहुत ज्यादा पुराना नहीं है, 2 ही साल हुए इसको, रिवर सिटीज अलायंस को। उसके अलावा इसमें गंगा बेसिन और गंगा बेसिन दोनों राज्यों के शहर शामिल हैं। ये दुनिया में अपनी तरह का पहला गठबंधन है। अब देखिए यहाँ पे अपने आप इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये दुनिया में अपनी तरह का पहला है जो 2 मंत्रालय यानी जल शक्ति मंत्रालय और आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की सफल साझेदारी का प्रतीक है। यानी इसमें कौन कौन से मंत्रालय साथ में काम करते हैं, तो एक जल शक्ति मंत्रालय होगा, दूसरा कौन होगा, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। ये दोनों मिलकर के काम करते हैं। इसका गठबंधन 3 व्यापक विषयों, कौन कौन से, नेटवर्किंग, क्षमता निर्माण और तकनीकी सहायता पर केंद्रित है। हम देख लेते हैं स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन के बारे में। इसको कौन क्रियान्वित करता है, तो इसको क्रियान्वित करता है, इसका ध्यान कौन रखता है, इसको कौन लेकर के चलता है, तो वो राष्ट्रीय गंगा परिषद। इसका स्थापना कब की गई, तो 12 अगस्त 2011 को इसकी स्थापना की गई थी। कौन सा अधिनियम के तहत, सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत। इसका उद्देश्य क्या है, प्रदूषण को रोकने के लिए मौजूदा एसटीपी, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और तत्काल अल्पकालिक कदमों का पुनर्वास और बढ़ावा देना शामिल है। जल प्रवाह की निरंतरता बनाए रखें। देखिए जब जल प्रवाह की निरंतरता बनी रहेगी तो उससे क्या होगा, कचरा एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाएगा, यहाँ से वहां पर, फिर किनारे लग जाएगा। जब जल रुका रहेगा तो उसमें कचरा सब भरता जाएगा, लेकिन जब चलता रहेगा, बहता रहेगा, प्रवाह होता रहेगा, तो क्या होगा, कचरे किनारे लग जाएंगे और यहाँ पे पानी चलता रहेगा अपना। सतही प्रवाह और भूजल को बहाल करना और बनाए रखना, प्राकृतिक वनस्पति को पुनर्जीवित और बनाए रखना, जलीय जैव विविधता का संरक्षण और पुनर्जनन करने। उसके अलावा संरक्षण, कायाकल्प और प्रबंधन की प्रक्रिया में जनता की भागीदारी की अनुमति देना। यानी आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि जैव विविधता हो गया, उसके अलावा यहाँ पे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हो गया, उसके अलावा जल प्रवाह हो गया, उसके अलावा क्या सतही जल है जो, उसको भी ध्यान में रखना है, उसके अलावा प्राकृतिक वनस्पति है उसको भी ध्यान में रखना है। यानी इस मिशन के तहत सारी चीजों को, पर्यावरण की जो सारी चीजें होती है उसको भी ध्यान में रख के चला जा रहा है। यानी कि सिर्फ नदी साफ करने के चक्कर में पर्यावरण को खराब कर दी जाए, यानी सारी चीजों को ध्यान में रख के चला। भारत में नदी पुनर्जीवन के लिए अन्य पहले कौन कौन सी, यानी नदियों को बचाने के लिए, उनकी सफाई के लिए अन्य कौन कौन सी पहल की गई भारत सरकार द्वारा, तो उसके बारे में यहाँ पे जानेंगे। इसमें पहले नमामि गंगे कार्यक्रम। यह एक एकीकृत संरक्षण मिशन है जो प्रदूषण के प्रभावी उन्मूलन और राष्ट्रीय नदी गंगा के संरक्षण और कायाकल्प के दोनों उद्देश्य के लिए काम करता है। गंगा कार्य योजना, यह पहली नदी कार्य योजना थी जिसे 1985 में जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा पानी की गुणवत्ता में सुधार के लिए लाया गया था। अब यहाँ पे ये सोचिए कि पहले थी, कब लाया गया था, इसको 1985 में लाया गया था। इसका क्या उद्देश्य था, तो पानी की गुणवत्ता में सुधार करना। राष्ट्रीय जल मिशन 2010, ये जल संरक्षण के लिए एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन सुनिश्चित करता है। स्वच्छ गंगा कोष 2014, इसको क्या किया गया था, 2014 में गंगा की सफाई, अपशिष्ट उपचार संयंत्रों की स्थापना और नदी की जैविक विविधता के संरक्षण के लिए इसका गठन किया गया था। भुवन गंगा वेब ऐप, यह प्रदूषण की निगरानी में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करता है। वेस्ट डिस्पोजल पर बैन, 2017 में एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल या राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण ने गंगा में किसी भी तरह के वेस्ट डिस्पोजल पर रोक लगा दी थी। एनजीटी ने तो रोक लगा दी, लेकिन लोग कहाँ मानने वाले हैं, लोग फिर भी वही काम कर रहे हैं, फिर भी नदी में फेंक रहे हैं चीजें। अब यहाँ बारी आ गई कुछ वन लाइनर की। आज ज्यादा वन लाइनर नहीं है, आज 2-3 ही है, तो उसको हम ध्यान से देख लेते हैं। ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आ रहा है, तो यहाँ पे फर्स्ट एलिवेटेड क्रॉस टैक्सीवे कहाँ पे बनाया जा रहा है, तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली में। हवाई जहाज में यात्री प्रतीक्षा समय को कम करने के लिए दिल्ली के आईजीआई इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हवाई अड्डे पर भारत का पहला एलिवेटेड क्रॉस टैक्सीवे बनाया जा रहा है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्यों हो जा रहा है, क्योंकि भारत का पहला है, और जहां पर भी पहला पहले लग जाए तो अपने आप ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। कहाँ पे, तो दिल्ली में आईजीए या इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात की जा रही है, तो उसको आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, तो यहाँ पे जस्टिस एपी शाही, कौन है ये, जस्टिस एपी शाही, इनको क्या बनाया गया, तो नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन के हेड बने हैं। यानी यहाँ पे हिंदी में क्या कहेंगे आप इसको, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण अधिनियम। नेक्स्ट जस्टिस एपी शाही के बारे में। अब इनको क्या बनाया गया, तो इनको बनाया गया है राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण
आयोग का अध्यक्ष या इनका हेड किसको बनाया गया? तो जस्टिस एपी साई को। इसको आप याद रखें, इस तरह के क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली पूछ ले जाते हैं नियुक्ति के अंतर्गत वनडे एग्जाम या स्टेट पीएससी में। कौन है ये? जस्टिस एपी साई। ये नाम आप याद रखेंगे। साई साहब अब क्या करेंगे कि अब उपभोक्ताओं का जो मुद्दा होता है, उपभोक्ताओं की जो शिकायत होती है उसको देखेंगे, इसके अध्यक्ष बनाए गए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 21 वर्षीय लक्ष्य सेन, इन्होंने क्या किया? तो कनाडा ओपन 2023 जीत लिया है। ये इनके इस साल का पहला खिताब रहा है। बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने कनाडा ओपन का खिताब जीत लिया है। सेन ने पुरुष एकल फाइनल में ऑल इंग्लैंड ओपन चैंपियन और चीनी शटलर ली शीफेंग को हराया। किसको हराया? तो ली शीफेंग को। कहाँ के थे ये? चीन को। मतलब हमने चीन लोग का हराना शुरू कर दिया है। लक्ष्य सेन अगस्त 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स चैंपियन बने थे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? तो यहाँ पे रेड बुल ड्राइवर, ये कौन है? मैक्स वर्स्टेपन ने ब्रिटिश ग्रांड प्रिक्स जीत लिया है। अब यहाँ पे ये ध्यान रखें कि जो ब्रिटिश ग्रांड प्रिक्स हुआ था उसको किसने जीता है? तो मैक्स वर्स्टेपन ने जीता है। रेड बुल के फार्मूला 1 रेसर मैक्स वर्स्टेपन ने ब्रिटिश ग्रांड प्रिक्स का खिताब जीत लिया। ये उनका लगातार छठा खिताब है। अब ये सोच के देखिए कितने इंपॉर्टेंट, लगातार 6 बार जीतना। वो कहते हैं ना, टॉप करना बड़ी बात नहीं है, टॉप पर बने रहना बड़ी बात है। यानी एक बार तो कोई भी टॉप कर ले, लेकिन जब टॉप पर आपको बने रहना तो हर दिन मेहनत करनी पड़ेगी। तो वहाँ पे मैक्स वर्स्टेपन ने ये साबित किया, लगातार 6वीं बार ये चैंपियन बने हैं। और इसी के साथ ये क्या हो जा रहा है? यहाँ पे किसको हराया इन्होंने? मैकलारेन के लैंडो नॉरिस दूसरे स्थान पर रहे, यानी इनको हराया, ये उपविजेता रहे लैंडो नॉरिस। मर्सिडीज के लुइस हैमिल्टन तीसरे स्थान पर रहे। वर्स्टेपन की पहली ब्रिटिश जीत ने रेड बुल को मैकलेरन के लगातार 11 रेस जीतने के रिकॉर्ड में पहुंचा दिया है। यानी यहाँ पे क्या हुआ? तो अब रेड बुल की जो स्पॉन्सर थे वो कहाँ पे पहुंच गए? 11वीं जीत में लगातार। हाल ही में मैक्स वर्स्टेपन ने ऑस्ट्रेलियाई ग्रांड प्रिक्स का खिताब